हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट, ध्यान रखिएगा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हम किन प्रश्नों या किन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस सेशन के अंतर्गत हम मुख्यतः जो सीटेट के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान खंड है, सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल विषय है, ध्यान रखिएगा, जिसका पेपर 2 यानी 6th to 8th क्लास, 6th to 8th क्लास में जो हमारे पास सामाजिक विज्ञान खंड है, उसमें हम भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक तो किस खंड के अंतर्गत आता है, सीटेट के सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत, और ध्यान रखिएगा पेपर 2 से संबंधित है, कक्षा 6 से 8 के लिए। इंपॉर्टेंट बात, किस सब्जेक्ट का, भूगोल। आइए देखते हैं सबसे पहले आज हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, जल का सकरा भाग जो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, जल का सकरा भाग, ठीक है, जो बड़ी जल राशियों यानी महासागर, सागर है ना, जैसे समुद्रों और महासागरों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, वह क्या कहलाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए जल संधि, बी स्थल संधि, सी नहर, डी खाड़ी। इंपॉर्टेंट बात कि जो जल की विशाल राशियां हैं, ये बड़ी जल राशियां हैं, सागर और महासागरों की जो हम बात कर रहे हैं, समुद्र के जल की बात कर रहे हैं, इन दोनों को जहां पर कनेक्टिविटी मिलती है, ध्यान रखें, मान लीजिए कि यह स्थलखंड है और यहां भी स्थलखंड है, इसके चारों तरफ, इसके इस तरफ एक महासागर है, इसके एक तरफ एक महासागर है, या यहां पर सागर है या यहां पर महासागर है, या तो आप कह सकते हैं कि इस तरफ सागर है या वहां महासागर है, दोनों तरफ सागर महासागर कुछ भी हो सकता है। बट विशाल जल राशियों को जब यहां से कनेक्टिविटी मिलती है, इस स्थान से, सकरा हिस्सा है, हमने देखा बहुत ही सकरा हिस्सा है ये, तो इस संकरे हिस्से से जहां पर कनेक्टिविटी इनकी बनती है, इसे कहते हैं जल संधि। ध्यान रखें, इसे क्या कहते हैं, जल संधि। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो सकरे भाग को कनेक्टिविटी प्रदान करता है वह जल संधि कहलाता है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जल संधि। यह प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। अब इंपॉर्टेंट बात कि स्थल संधि क्या है, तो जहां पर इसी सकरे हिस्से के द्वारा क्या हो, स्थल खंड आपस में मिल रहे हो, तो उसे हम स्थल संधि कहेंगे। बात करेंगे कि नहर क्या है। नहर मानव निर्मित एक प्रकार की वह कनेक्टिविटी है जहां से एक जलाशय से दूसरे जलाशय को कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक नाव के सहारे एक स्थान से दूसरे जलाशय, एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाया जा सके। ठीक है, इसके बाद खाड़ी की बात की जाएगी। तो खाड़ी का मतलब होता है कि एक ऐसी जलराशि जो अपने अधिकांश हिस्से से या अधिकांश भाग से स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो या स्थल स्वरूपों से घिरा हो। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, स्थल से घिरा हो और एक हिस्सा इसके किससे घिरा हो, जल से, और अधिकांश हिस्सा किससे, स्थल से घिरा हो, यह क्या कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। इंपॉर्टेंट बात, ये गहरी होती है। ठीक है, यह भाग, यह हिस्सा क्या होता है, गहरा होता है। ठीक, तो अभी तो पूछा गया है विशाल जल राशियों को कनेक्ट करने वाला एक सकरा भाग, जिसे हम जल संधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं। ध्यान रखें, एक तो आकाश में खगोलीय पिंडों के विषय में आपके सामने 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन से कथन सही है, और फिर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कथन। कथन 1 है, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं।
दूसरा, उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। तीसरा कथन है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। चौथा कथन है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थितियों में दिखता है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिए हुए हैं। ऑप्शन में है क्रमशः 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2 और 3। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं और इन सभी कथनों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इन कथनों के बारे में चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों को गर्मी और प्रकाश अनुभव की जो हम इसकी गर्मी है, इसका जो प्रकाश है वह अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे बहुत दूर है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं कि शाम होती है या शाम ढलने लगती है तो आपने देखा होगा कि एक शुरुआत में तो 1, 2, फिर उसके बाद बहुत सारे अनगिनत हमें तारे दिखाई देते हैं, यानी हम इन्हें गिन भी नहीं सकते इतने। यदि हम इन तारों की बात करें तो ये तारे अपने अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। इन समूहों से मिलकर तारों का नक्षत्र मंडल बनता है। ठीक है, यदि हम तारों की बात करें तो देखिए, आसमान में, आकाश में बहुत सारे तारे हैं। तारों का मतलब क्या? यानी वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा है, जिनकी अपनी ऊर्जा है, जिनका अपना प्रकाश है। इन प्रकाश और इनकी ऊष्मा के माध्यम से अन्य ग्रह भी कैसे चमकते हुए या कहते हैं प्रकाशित या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो तारे हैं इनमें बहुत गर्मी है, इनमें बहुत प्रकाश की मात्रा है, लेकिन ये हमें बहुत दूर होने की वजह से महसूस नहीं हो पाता, ना तो इसकी गर्मी और ना ही इसका प्रकाश। तो यहाँ पहला कथन क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। देखिए, अभी हमने देखा नक्षत्र मंडल के बारे में, हमने जाना कि बहुत सारे, चूंकि हमारे आकाश में बहुत सारे तारे हैं, इन तारों का एक समूह है। कुछ तारे अलग अलग पैटर्न में पाए जाते हैं और इन तारों का समूह ही मिलकर नक्षत्र मंडल बनाता है। और जो सप्तऋषि तारा है, या आप कह सकते हैं जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, दरअसल वह उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का ही हिस्सा है। इसलिए कई बार सप्तऋषि को भी उर्सा, आप ध्यान रखिएगा, कई बार हो सकता है आपको कहीं कहीं मिले कि सप्तऋषि ना लिखा हो और लिख कर आ जाए केवल उर्सा मेजर, और जहां भी उर्सा मेजर लिखकर आएगा तो समझिएगा कि वे किसके बदले में लिखा गया है? सप्तऋषि के बदले में। तो आप इसे ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कई पृष्ठों में, लेकिन ध्यान रखिएगा उर्सा मंडल अपने आप में एक नक्षत्र मंडल है जिसमें सप्तऋषि तारा मंडल भी है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह कहा जाता है, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं, 7 तारों का समूह भी कहते हैं। ठीक है, 7 तारे भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कथन भी हमारा सही है। तीसरा कथन है ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। दरअसल यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि बहुत पहले समय जब घड़ियां नहीं थी और जो दिशा है इनका ज्ञान नहीं था, तब ध्रुव तारे के माध्यम से ही लोग दिशाओं का ज्ञान करते थे। यानी अमूमन यह बात बहुत प्रचलित थी कि जो ध्रुव तारा है वह उत्तरी दिशा में पाया जाता है, यह उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है। तो ध्रुव तारे की जो स्थिति है उसका अवलोकन करके पहले के लोग दिशाओं का ज्ञान करते थे कि यह दिशा उत्तर दिशा है। तो ध्यान रखें, ध्रुव तारे के बारे में खास बात यह है कि वह एक ही स्थान पर स्थित है, यानी वह अपनी लोकेशन नहीं बदलता है। तो यहाँ तीसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। चौथा कथन है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। देखिए, चंद्रमा के बारे में यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ही देखा है कि चंद्रमा विभिन्न अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आकार में हमें देखने को मिला है। जैसे हम जानते हैं कि जब चंद्रमा अपने पूरे आकार में दिखाई देता है तो उसे हम पूर्ण चंद्रमा दिवस कहते हैं, या हम उसे पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ठीक 14 से 15 दिन बाद हमने देखा कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता और इसके बीच में इसका जो आकार है वह कम होता जाता है। ठीक है, यानी इसका जो आकार है वह हमें बदलता हुआ दिखाई देता है, और आकार और अवस्थिति में चेंज की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ चौथा कथन सही है। वह 15 दिन बाद जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो उस दिवस को हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यह पैटर्न फिर शुरू होता है, धीरे धीरे चंद्रमा फिर दिखाई देने लगता है, फिर एक दिन पूर्ण चंद्रमा का दिन आता है जिसे पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पूरी जो प्रोसेस है 15 डेज की प्रोसेस है। ठीक है, 14, उसके बाद फिर अगले 15वें दिन वह पूरी तरीके से वह आकृति या तो दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती।
तो चौथा कथन यहाँ सही है, तीसरा कथन गलत है। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 4 वाला जो होगा वह सही होगा। देखिए कहां पर है, ऑप्शन ए ही है, 1, 2, 4। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन करिए। आपके पास कथन है, पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है या रहता है। दूसरा है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। ठीक है, आपको कूट है 1, B, C, D। ए है 1 सही है तथा 2 गलत है, बी है 1 गलत है तथा 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है, 1 तथा 2 दोनों गलत है। यह प्रश्न सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला कथन है, पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रहता है। ये अपने आप में आप समझ गए होंगे कि अतिशयोक्ति वाली बात है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के वायुमंडल को बांधे रखता है, कवर के रूप में यह कार्य करता है उसके लिए। लेकिन आप सोचिए कि क्या पृथ्वी के पास या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, क्या पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वह इतना अधिक है कि वह सौर मंडल के सभी ग्रहों को बांधे रखेगा? क्या वह अरुण वरुण तक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है? नहीं, दरअसल वह सूर्य का बल है, वह सूरज का या सूर्य का खिंचाव बल है जो सौर मंडल को अपनी ओर या कहें सौर मंडल को बांधे रखता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य क्या है, बीच में है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य इतना ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा प्रकाशित है और इतना अधिक इसकी पास पावर है कि यह बाकी ग्रहों को क्या करता है, आकर्षित करता है या इन्हें खींचकर बांधे रखने की शक्ति रखता है। तो ध्यान रखिएगा, यह किसका बल है, किसका खिंचाव बल है, सूर्य का, ना कि पृथ्वी का। कथन 1 गलत हो गया। कथन 2 है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा चट्टानों से बने हैं। देखिए, सौरमंडल की यदि हम बात करें तो इनमें 2 प्रकार के जो ग्रह हैं वह पाए गए हैं। एक तो आंतरिक ग्रह यानी वह ग्रह जो सूर्य के नजदीक है और दूसरे हैं जोवियन या बाह्य ग्रह। ठीक, यदि हम आंतरिक ग्रहों की बात करें तो आंतरिक ग्रह में वे ग्रह शामिल हैं जो सूर्य के काफी नजदीक है और नजदीक होने के साथ साथ इनका आकार क्या है, थोड़ा इनकी तुलना में छोटा है, बाह्य ग्रह। ठीक है, इनका आकार बाह्य ग्रह की तुलना में छोटा है। साथ में ये चट्टानों से बने होते हैं। इनके बारे में खास बात क्या है कि ये चट्टानों से निर्मित है। जबकि हम बाह्य ग्रह की यदि बात करें तो ये आकार में काफी बड़े होते हैं और जो सूर्य से इनकी दूरी है वह अधिक होती है। साथ में यानी गैस प्लस या किसी भी अन्य तरल पदार्थ से बने होते हैं, गैस या तरल पदार्थ से निर्मित होते हैं। तो ध्यान रखें, दूसरा कथन क्या कह रहा है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं। यानी यह हिस्सा तो सही है कि बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है कि यह चट्टानों से बने हैं, यह हिस्सा गलत हो जाएगा। इस वजह से हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बाह्य ग्रह हैं या जोवियन ग्रह हैं वह गैसें या किसी तरल पदार्थ से निर्मित होते हैं, ना कि चट्टानों से। इस तरह से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों कथन गलत है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दोनों ही कथन गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, तारों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। इसके बारे में, तारों के बारे में। ठीक है, तारों के बारे में क्या है, सूर्य एक तारा है। दूसरा कथन है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए 1 सही है 2 गलत है, बी 1 गलत है 2 सही है, सी दोनों ए और 2 सही है, डी 1 दोनों 1 और 2 गलत है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। देखिए, अभी हमने तारों के बारे में चर्चा किया था। तारे यानी वे खगोलीय पिंड जिनकी अपनी खुद की ऊष्मा है, इनका अपना खुद का प्रकाश है और ये अपनी ऊर्जा और प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऊष्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि इनका आकार बहुत बड़ा तक हो सकता है और ये इनका आकार सूर्य से बड़ा भी हो सकता है। सूर्य भी एक तारा है, ऐसे बहुत सारे तारे हमारे आकाशगंगा में पाए जाते हैं। यदि हम इन तारों की बात करें तो ये तारे दरअसल, सही बात है, सूर्य से बहुत बड़े आकार में भी होंगे, लेकिन केवल इस वजह से ये हमारे सूर्य के आसपास हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि इनकी दूरी सूर्य की तुलना में और ज्यादा अधिक है। यानी हम पृथ्वी से इनकी दूरी के बारे में चर्चा करें तो ये सूर्य तो हमारे फिर भी नजदीक है, जबकि ये बहुत दूर स्थित है। इस वजह से जो इनका
प्रकाश है, ऊष्मा है, वह हमें समझ में नहीं आ पाता। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य एक तारा है, कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, यह कथन भी सही है। जो अनगिनत तारे हैं ये सूर्य के समान ही है, एवं उनसे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर स्थित है इस वजह से हम ये नहीं समझ पाते कि इनका आकार सूर्य के जैसा ही है। तो दोनों कथन सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करेंगे तो सी, दोनों ए और दो कथन सही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ध्यान रखिएगा, रिक्टर पैमाने पर यह प्रश्न पूछा गया है। यदि आपने रिक्टर पैमाने को ठीक से पढ़ा है, भूकंप को ठीक से पढ़ा है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक, पूछा क्या गया है कि रिक्टर पैमाने पर, आपके पास रिक्टर पैमाना है, इस पैमाने में वह कौन सा मान है जहां पर आप पाएंगे कि यदि इतने रिक्टर का भूकंप आता है तो यहां पर जो वस्तु है उनको क्षति हो जाएगी गिरने पर। ठीक है, यानी अब हमारे पास ऑप्शन की हम बात करें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। 4.0 रिक्टर, 5.0 रिक्टर, 6.0 रिक्टर, 7.0 रिक्टर। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। अब यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात भूकंप यानी वह कंपन, पृथ्वी की सतह पर वह कंपन जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, यानी हम किसी भी प्रकार का कंपन तो महसूस करते हैं, किसकी वजह से, इसके अंदर आंतरिक प्लेटों में होने वाली हलचल की वजह से जो हम इसकी सतह पर कंपन महसूस करते हैं उसे हम भूकंप कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात कि इस भूकंप को मापने के लिए एक रिक्टर स्केल बनाया गया है जिसे भूकंप मापी कहते हैं। ध्यान रखें, भूकंप मापी स्केल भी कहा जाता है इसे। ठीक, भूकंप मापी स्केल में अपने अलग अलग क्या है, पैमाने दिए हुए हैं। पैमानों के आधार पर यह बताया गया है कि कितने रिक्टर का भूकंप आएगा तो किस किस क्षेत्र को अधिक क्षति हो सकती है, या कितने रिक्टर का जो भूकंप है वह अधिक हानिकारक होगा। रिक्टर पैमाने में कहा गया कि यदि जो भूकंप है वह 3.0 रिक्टर का आता है तो यहां पर कम क्षति होगी, यानी यदि 3.0 रिक्टर या इससे कम का भूकंप आता है तो इसे कम प्रभाव वाले भूकंप या यह हमारे आसपास के क्षेत्र को कम प्रभावित करेगा। लेकिन यदि 5.0 रिक्टर का भूकंप आता है तो यह भूकंप गिरती हुई वस्तुओं को क्षति पहुंचा सकता है। ध्यान रखिएगा, यानी 5.0 रिक्टर या इससे प्लस का भूकंप आता है, इससे अधिक का भूकंप आता है तो वस्तुओं के गिरने से इन्हें क्षति पहुंचाई जा सकती है या यह क्षति पहुंचा सकता है। यदि ध्यान रखें 7 रिक्टर, अभी 6 को भी लेकर चलते हैं, यदि 6.0 रिक्टर या इससे अधिक का भूकंप आता है तो इससे हमें बहुत क्षति हो सकती है या इसे हम बहुत हानिकारक भूकंप कहते हैं। यदि 7.0 रिक्टर से भी अधिक का भूकंप आता है तो इसे सर्वाधिक हानि वाला भूकंप कहते हैं, यानी इससे सर्वाधिक क्षति हो सकती है, यानी सर्वाधिक खतरनाक, इसे हम भूकंप के रूप में जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि रिक्टर पैमाने पर वह कौन सा मान होगा उससे या उससे अधिक जिस पर वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है या पहुंचा सकता है, वह मान है बी। 5.0 रिक्टर वह मान होगा जहां से वस्तु के गिरने पर क्षति हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझने की कोशिश की कि पिछले वर्षों में भूगोल विषय से किस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है सीटेट के एग्जामिनेशन में, इसे हमने ठीक से जाना। अब यदि हम बात करें कि इसमें हमने प्रश्नों के लगभग हर एक कथन पर भी चर्चा की है, क्या आंसर हो सकता है उसे भी हमने जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में कुछ खास प्रश्नों के साथ जो कि भूगोल विषय से जुड़े हुए होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।